क्योंकि बात हो रही है 24 का चक्रवर्ती कौन। और अजय जी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि आज से इसका एक औपचारिक आगाज हो चुका है। फर्स्ट फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते चल रहे हैं किस तरीके से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रतिक्रिया आपके साथ शुरुआत करते हुए उसकी, कि आपके लिए की पॉइंट्स इस फर्स्ट फेज में क्या है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो 400 पार का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुटता है एक अलायंस के साथ बनाते हुए। तो आपकी नजरें किस पर है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है आज के फर्स्ट फेज में? देखिए, हमने 16 तारीख को जब मिस्टर एनालाइजर के हमारे शो में जब पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के साथ हमने अपना शो प्रस्तुत किया था, उसमें इस बात पर हमने जिक्र किया था कि पहला फेज 102 सीटों का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे चैलेंजिंग स्थिति यहीं पर आती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसी सीटें हैं कई राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी को अगर इस बार सफलता मिलती है या फिर उनके पोलिंग परसेंटेज अच्छे होते हैं तो इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा, खास करके बाकी के बचे 6 मतदान के प्रकरण को लेकर। इसमें हमें समझने की बात क्या है, आज उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल नहीं की थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है कि कैसे वो 8 में से कम 6 सीटें अपने पास कर सकें, जिसके लिए उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद आप उत्तराखंड की 5 सीटों की बात कर रहे हैं। पूरे राज्य में 2014-19 में सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। इसके आधार पर फिर आप मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान जहां पर कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित होता हुआ देखना चाह रही है, ऐसा कम से कम कांग्रेस का मानना है, वहां पर 12 सीटों पर मुकाबला है। और ये 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परसेप्शन की लड़ाई है। जब आप सभी सीटें 2 लोकसभा चुनाव में जीतते आए हैं, इस बार अगर आप वहां पर हार देखते हैं तो ये परसेप्शन आपके लिए खराब जाएगा। और अभी 6 चरण के मतदान बाकी हैं, तो इस परसेप्शन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु के 39 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरा जोर लगाया, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार को जो एक धार दी तमिलनाडु में, यह बताता है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी सीटें आती हुई नहीं दिखेंगी तो यहां से भी आप दक्षिण के राज्यों में जो दक्षिण का दरवाजा इस बार बनने की कोशिश या खोलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, उसे लेकर भी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। तो ये सबसे चैलेंजिंग फेज है। लेकिन अगर मैं इतिहास के पन्ने पलटकर यह बात आपके सामने रखूं कि चाहे आप 2014 की बात करें, 2019 की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, इन सभी राज्य के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में जो चैलेंजिंग फेज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट फेज दिखाई देता है। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए अपनी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। देखिए, जब मुश्किल हालात में अगर आपका परफॉर्मेंस अबव एवरेज है, तो जहां आपको बेहतर परफॉर्म करना है वहां तो नेचुरली आप 90% के आसपास स्ट्राइक रेट होगा आपका। इसी आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस फेज को देखना चाहिए, इसके आकलन को समझना चाहिए। जाहिर सी बात है, पूरी तरह से आकलन तो हम 4 जून को ही कर सकते हैं कि कहां क्या कैसा मतदान हुआ और किस तरह से फायदा हुआ। लेकिन यहां अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एवरेज परफॉर्मेंस भी रखी, मैं इसको इस तरीके से लेता हूं, अगर एवरेज परफॉर्मेंस भी भारतीय जनता पार्टी की इन सभी 102 सीटों पर है, तो यकीन मानिए अगले 6 चरण मतदान के भारतीय जनता पार्टी के 370 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मजबूत कदम होंगे। और क्योंकि आपने कहा कि चैलेंजिंग समय है, तो ऐसे चैलेंजिंग समय में अपने लिए एक बड़ा चैलेंज भी तो बीजेपी ने सेट किया है, जिसको पार पाने की बात प्रधानमंत्री 370 पार बीजेपी और 400 पार एनडीए करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में लगातार कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस, एक बार उनको आपको सुनवा देते हैं। आज प्रथम चरण है, मतदान का अवसर है। मैं सभी से आह्वान करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। अधिक से अधिक मतदान लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आप सुबह से ही निकल चुके हैं मतदाताओं के बीच, अभी आप जाएंगे, क्या रुख नजर आ रहा है अलवर के मतदाताओं का? सारा सकारात्मक रुख है, पॉजिटिव है, सब ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। धन्यवाद। कि ये देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो सुशासन का, समावेशी विकास का और देश की सुरक्षा का जो सफर है, उस सफर को जारी रखने के पक्ष में है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो ये समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान, समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान की संविदा सरकार का जो सपना है, उस सपनों का सुपड़ा साफ होगा। संविदा सरकार का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की सरकार, कि भैया ऐसा है कि हम 6 महीने तुम बन जाओगे, 6 महीने हम बन जाएंगे, 6 महीने 4 वो बन जाएगा। आज कॉन्ट्रैक्ट की सरकार देश नहीं चाहता, परफेक्ट सरकार चाहता है। कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पूरे लोग मन बना चुके हैं। और मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जो चुनाव एक तरफा चुनाव हो और लोगों ने पहले से ही
मन बना रखा था। जैसे ही हमारी पार्टी को सिंबल, हमारे झंडे को देखते थे, सब लोग कहते थे अब की बार 400 पार। इसी बीच में आते हुए आपने सुनी, और आइए वापस चर्चा का रुख करते हैं। आदित्य, आपके पास आऊंगी क्योंकि तमिलनाडु को लेकर आपसे मैंने चर्चा कर ली, अब राजस्थान को लेकर ना करूं तो कैसे मुमकिन है। 12 सीटें राजस्थान की, और कोई ये कह रहा था कि हालांकि अमित शाह हो। अच्छा, इसी बीच में एक प्रतिक्रिया पहले मैं सुन लेती हूं। बात का जो उत्साह है, और जनता से क्या अपील करेंगे? उत्साह तो आप देख रहे हैं, मंजू जी मेरे साथ हैं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा, और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना? बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। एक सवाल बचता है। सीएम भजनलाल शर्मा को राजस्थान के इस वक्त आप सुन रहे थे, और राजस्थान का मैंने जिक्र किया, उसी बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री की ये प्रतिक्रिया, और साथ ही उनकी तरफ से ये वोट डाला गया। अपने मताधिकार का इस्तेमाल नीली स्याही वाली उंगली को दर्शाते हुए इस वक्त नजर आए भजनलाल शर्मा, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, जिसकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पर थी। अदिति, वापस से आते हुए, क्योंकि राजस्थान का मैंने जिक्र किया, कोई ये कह रहा था, हालांकि दावा 25 की 25 का फिर से है, लेकिन कोई कह रहा था कि इन 25 में से 7 सीटों पर हवा थोड़ी इस बार गर्म चल रही है। और जो हम स्क्रीन पे अभी भजनलाल शर्मा जी को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री राजस्थान है, और इस 25 सीटों पर जो भी चुनाव के नतीजे होंगे उसका सीधा सीधा असर इनके आगे आने वाले 5 साल पे भी पड़ेगा। वजह है क्योंकि ये भरतपुर से आते हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, लेस नोन फेस है, स्टारडम नहीं है। अब ये समझ लेते हैं भरतपुर। इस बार सचिन पायलट बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। दौसा, सचिन पायलट की ने खुद प्रियंका गांधी को प्रॉमिस किया है कि इस सीट में निकलवा के दूंगा। तो ये जो ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है, ये जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं और ये भरतपुर से आते हैं। ईस्टर्न राजस्थान पे विधानसभा में भी लड़ाई हुई कि पहले कहा जाता था जिसने मारवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया, लेकिन मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। लेकिन पिछले 2 चुनाव में ये कहा गया कि जिसने ईस्टर्न राजस्थान जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया, और वहाँ पर पहले कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने। अब संक्षिप्त में समझ लेते हैं, ये जो 12 सीटें हैं, इसमें 5 सीटें आज ऐसी हैं जो टक्कर में हैं। चूरू की बात कर लें, तमाम सीटें बात कर लें, यहाँ तक अलवर जो सीट है वो क्लियर भले ही है, लेकिन वहाँ पर जो विधायक को कांग्रेस ने उतारा है वो अच्छी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ज़्यादातर सीटों पर टक्कर है। और इसकी वजह समझ लीजिए, विधानसभा चुनाव में जितने एकत्रित कांग्रेस नहीं थी उतनी ज़्यादा एकत्रित है। सचिन पायलट ने जितनी ताकत विधानसभा में उतनी नहीं लगाई थी, इस बार लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, कमजोरी कांग्रेस की यह है कि प्रत्याशी एंड टाइम पे उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 5 साल फ्री थी। देश के लिहाज से समझें, वो चाहती तो हर एक इलाके में संगठन में खड़ा कर सकती थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं टक्कर में क्यों है। टक्कर में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार स्ट्रैटेजाइज करके प्रत्याशी उतारे। चाहे नागौर की बात कर लें, भले ही नागौर इस 26 तारीख को होगा, लेकिन अगर इन 12 सीट की बात करें, बीकानेर छोड़ दें, बीकानेर क्लियर जो है अर्जुन राम मेघवाल की सीट लगती है, लेकिन उसके अलावा जो 5 सीटें हैं 12 में, मेरी अपील है और बाकी सब चीजें बाहर बोलेंगे, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग की कुछ सीमाएं हैं। जो मतदान परिसर में जितना मैं बोल सकता हूं उतना ही बोलेंगे, बाकी मतदान परिसर के बाहर बोलेंगे।
अदिति, आपने कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 5 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी टक्कर में है। अगर मैं इसे थोड़ा सा संशोधित कर आपसे ये समझना चाहूं कि आज अगर हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं तो क्या टक्कर से हम ये कहना चाहते हैं कि दरअसल दोनों पार्टियों ने अपने बेस्ट फुट फॉरवर्ड सामने रखे हैं? भीतरघात की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली है, जिसके बारे में हम चर्चा करते रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना प्रभावशाली होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वेग को समझ सके? और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में भी कम से कम 2 लोकसभा के चुनाव 2014 और 19 में, इन दोनों चुनावों में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में पूरा भरोसा रखा है। और अगर डिसाइसिवली देखें तो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट स्टेट में जरूर होता रहा है, लेकिन जब आप नेशनल स्तर पर बात करते हैं तो राजस्थान की जनता नेशनलिज्म के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़े तरीके से जुड़ती दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, पूर्णिमा प्लीज। कूच बिहार में पोलिंग स्टेशन पर पथराव हुआ है। कूच बिहार का चंदामारी ये बूथ है जहां पर पथराव किया गया है। पोलिंग स्टेशन पर पथराव और बीजेपी ने टीएमसी पर इसका आरोप लगाया है। पथराव को लेकर बीजेपी टीएमसी को घेरती हुई कूच बिहार में पोलिंग स्टेशन पर यह पथराव किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही बीजेपी ने टीएमसी पर, तृणमूल कांग्रेस पर इसका आरोप लगाया। कूच बिहार जहां पर पोलिंग स्टेशन और लगातार वहां पर वोटिंग चल रही थी, जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पथराव की इस वक्त खबरें हैं और इसका आरोप टीएमसी पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो न साधारण चुनाव है, न ये साधारण भारत है, और इसका निर्माता मतदाता है। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। और अब मोदी गारंटी है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे, हम विकासशील नहीं रहेंगे और विकसित होकर आर्थिक ताकत, और वो आर्थिक ताकत गांव-गांव तक पहुंचेगी। तो अदिति, हम राजस्थान की बात कर रहे थे। अभी हमने देखा राजस्थान के बड़े नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी बातों को रख रहे थे और प्रत्याशी भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला भीतरघात ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्ट्रैटेजी और राष्ट्रीयता ज्यादा बड़ा मसला है? 2024 का चुनाव, सबसे बड़ा सवाल क्या ये वेव का चुनाव है? जो नतीजे 4 जून को आएंगे उस पर पता लगेगा। लेकिन अगर ये चुनाव राष्ट्रवाद, राम मंदिर और नरेंद्र मोदी पे होता है तो इसमें ये जो हम जातियों के जो भीतरघात के मुद्दे हैं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम चुनौती की बात कर रहे हैं कि इन 12 सीटों पर 5 सीटों पर चुनौती है, उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी कमजोरी समझ लेते हैं। सर, जब भी पिक्चर रिलीज होती है तो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं वो बड़े चेहरों पर दाव लगाते हैं। सिंपल वजह है कि लोग अपने घरों से थिएटर तक तभी जाएंगे जब वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, फॉर दैट मैटर कोई बड़ा चेहरा देखना चाहें। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा चेहरा राजस्थान में अब घर बैठा है। और वसुंधरा राजे विधानसभा में फिर भी निकली, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कहीं नहीं निकली। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि भजन लाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने गूगल किया कि ये कौन है। वो संगठन के महारथी हैं, इसीलिए उनकी चुनौती परीक्षा की घड़ी है। संगठन के महारथी हैं, संगठन में कैसे काम कराना महारथी हैं, लेकिन लोगों का जो अट्रैक्शन है वो नहीं है। लेकिन सचिन पायलट उसके ऑन द अदर साइड लोगों के लिए अट्रैक्शन भी है और उनको पता है दौसा से उनका पूरे राजेश पायलट से लेकर अब तक रमा पायलट, राजेश पायलट, सचिन पायलट की अपील बहुत लिमिटेड है। उसके बाद अशोक गहलोत, जाटों में डोटासरा। मैं मान लीजिए कि चलिए हम लोग इस हिसाब से बहस करते हैं कि आप पॉइंट रख रहे हैं, मैं काउंटर पॉइंट रखता हूं। अब अशोक गहलोत के लीजिए, अपने बेटी की कंस्टिट्यूएंसी से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं साहब। कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। क्या राजस्थान की स्ट्रैटेजी आज अशोक गहलोत? यही परसेप्शन है। पहले तो हम चेहरों की बात कर रहे हैं, बाद में हम जाति की बात करेंगे। चेहरों की बात में भले ही अशोक गहलोत ज्यादा समय अपने बेटे में दे रहे हैं, वसुंधरा राजे पूरा का पूरा समय अपने बेटे या धौलपुर में, लेकिन जो जमीन पर बहुत भारी मन के साथ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है।